हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि पता है हम लोग बीएससी नर्सिंग हो या एएनएम जेएनएम या फिर पैरामेडिकल नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो तैयारी करवाया जा रहा है इस चैनल पे, तो जो कैंडिडेट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो इस वीडियो में जो हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम लोग 40 नंबर तक क्वेश्चन देखे हुए थे और ये है पार्ट 4 बायोलॉजी का। और यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि 30 से 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट और कंप्लीट हो। तो देखिए, आज 41 नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके बाद फिजिक्स का तो मैं पार्ट 4 दे ही दिया हूँ, बस केमिस्ट्री का पार्ट 4 बाकी है, दे दूंगा। उसके बाद कल से पार्ट 4, पार्ट 6, पार्ट 7 इस प्रकार फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो कैंडिडेट लाइव टेस्ट देना चाहते हैं, कमेंट में हम लोग कमेंट कीजिए कि हाँ सर हम लाइव टेस्ट देना चाहते हैं, आप लाइव टेस्ट में हम लोग का टेस्ट लीजिए। वो हम आपको झार एग्ज़ाम चैनल पे ले लेंगे। झार एग्ज़ाम चैनल हमारा ही चैनल है और उस चैनल पे जो है आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो झार एग्ज़ाम का चैनल भी आप जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिएगा तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा कि आप कैसे ज्वाइन हो पाएंगे झार एग्ज़ाम में। और झार एग्ज़ाम में ज्वाइन हो जाएंगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर लाइव क्लास लाओ, हम लाइव क्लास भी लाएंगे। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपके लिए लाया गया है, वो भी आपको बाद में बताया जाएगा। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग देखिए, खुद से ही करने का प्रयास कीजिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? ये एक कोशिका है। अब कोशिका में सबसे ज़्यादा जो क्या पाया जाता है आपको पता है? जल पाया जाता है ना। सबसे ज़्यादा जो कोशिका में जल ही पाया जाता है। ठीक है, हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? कोशिका सिद्धांत तो जीवाणु, कवक, शैवाल और विषाणु। तो दोस्तों ये देखिए, विषाणु पे जो है कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है, बाकी सभी में जो है लागू होता है। ठीक है, क्योंकि विषाणु एक जीवित कोशिका है, लेकिन कोशिका जो सिद्धांत स्लाइडेन-स्वान ने दिया था वो एक मरल कोशिका, जिसको रॉबर्ट हुक ने दिया था। ठीक है ना, एक मरल कोशिका का यानी कि मृतिक कोशिका के बारे में बताया था, ना कि जीवित। और विषाणु एक जीवित कोशिका है, इसलिए ये कोशिका सिद्धांत जो है जीवित कोशिका बोले तो विषाणु पर लागू नहीं होता है। ठीक है ना, लेवन हॉक ने दिया था इसका। अब ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को सुमिलित करें, यानी कि मिलाना है कि कैसे कौन सही है किसके अनुसार। देखिए, पहला ऑप्शन दिया है लाइसोसोम, उसके बाद डीएनए, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। तो लाइसोसोम को क्या कहते हैं हम लोग? आत्महत्या के तेली कहते हैं, तो एक का तो सी हो जाएगा। डीएनए को क्या कहते हैं? तो डीएनए को आपको बता दूं मैं, डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि दो का क्या हो जाएगा? दो का डीएनए को हम लोग कहते हैं पावर हाउस, नहीं पावर हाउस गुणसूत्री कहते हैं, तो बी हो जाएगा दो का। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, यानी 3 का ए हो जाएगा। देखिए, एक का सी आपको मिल रहा है किसमें? इस पे एक का सी है और 2 का बी देखिए इसी में मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगर आप मिलाना चाहो तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए, कोशिका पर कार्यात्मक यानी फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? देखिए यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का प्रॉब्लम हो रहा था। देखिए ये सब क्वेश्चन कितना आसान है। अगर आप हिंदी इंग्लिश सोच रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप, है ना। तो आराम से आप इसको मार सकते हैं कि जो कंट्रोल करता है आपको। तो आप एक कोशिका में एक हेड होता है, जैसे हम लोग का हेड दिमाग होता है, वही सोचता है, समझता है, काम करता है ना, कि कहीं जाना है नहीं जाना है, क्या करना है नहीं करना है, ये सब मस्ती काम करता है। ठीक है, हम चाहते हैं तो ही, जो कि इच्छिक और अनिच्छिक क्रियाएं के शामिल है उसमें। अब देखिए यहाँ पे मेन हेड जो है ये होता है आपका केंद्रक, क्योंकि घर का सदस्य आपके जैसे पापा है, मम्मी है, पेरेंट्स है, जो घर को चलाने का काम करता है, उसी प्रकार एक कोशिका को चलाने का काम केंद्रक करता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सूत्रीय विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है। हाँ दोस्तों, मध्य रेखा। तो आपको पता है जो समसूत्री विभाजन होता है वो 5 फेज में होता है ना। तो वो 5 फेज का जो बीच वाला फोज है वो फेज होता है मेटाफोज। क्योंकि आपको मैं बता दूं, एक होता है प्रोफेज, फिर होता है आपका कौन सा फेज? देखिए प्रोफेज दिया हुआ है, फिर होता है एनाफेज। एनाफेज तो चौथा में होता है ना, प्रोफेज। उसके बाद जो है तो मेटाफेज 3 में आता है, यानी कि सी नंबर इसका राइट है। यही आपका मेन में 5 फेज होता है, 5 में से आपका 2 इधर और लास्ट में एनाफेज, और उसके बाद होता है टेलोफेज और बीच में आपका मेटाफेज आता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट है, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हम लोग प्लांट कोशिका के बारे में हम लोग जो क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे,
क्योंकि आपको पता है हम लोग टाइप वाइप सीख रहे हैं, ऐसा नहीं रेंडमली क्वेश्चन आपको उठा के ले रहे हैं। जब आपका टेस्ट लेंगे तो रेंडमली आपका क्वेश्चन उठा के टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनोइड वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन दिया केरोटीन, एंथोसाइनिन, उसके बाद कैसेंथोफाइल्स या फिर क्लोरोफिल्स। तो ये तो कट गया, क्योंकि केरोटीन जो है येलो में होता है, येलो जिसका रंग देता है। क्लोरोफिल तो ग्रीन देता है, ये भी कट गया। तो नीला, बैंगनी और लाल देने का जो काम करता है वो है एंथोसाइनिन। जैसे जामुन है ना, बहुत तरह का है जामुन वगैरह, ये सब जो कलर डिफरेंट टाइप्स का होता है, नीला, बैंगनी, ये सब जामुन में आप तो देखे होंगे बैंगनी होता है। तो इसलिए एंथोसाइनिन इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होगा वो एंथोसाइनिन होगा, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग यानी ऑर्गेनल्स जिसको बोलते हैं पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु में नहीं पाया जाता है? बोला कि पादप में। दोस्तों जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। तो आपको पता है क्लोरोप्लास्ट जो है इसी की उपस्थिति के कारण वो जो पत्ते हैं हरे होते हैं, और इसी की उपस्थिति के कारण पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट हम लोग ह्यूमन बीइंग में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है डिपेंडेंट है किसी और पे, ठीक है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट जो उसकी उपस्थिति के कारण ये पेड़ पौधा में होता है, जिसके कारण वो जो भोजन बना सकते हैं। तो ऑप्शन बी इस केस में इस आंसर का सही आंसर होगा, है ना। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा कर देता है? ऑप्शन अभी बताएं हम, क्लोरोफिल, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, कौन जो है हरा कर देता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? अब पौधों में जटिल बोला है, माल्टोज, सेलुलोज, सुक्रोज, लैक्टोज। आपको पता है इसका आंसर बी होगा, सेलुलोज क्योंकि थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा जटिल होता है, जिसको पचाना मुश्किल है हम लोगों के लिए, जंतु के लिए, है ना। हम लोग ह्यूमन बींग्स ऐसा नहीं कि बकरी, भेड़ बकरी सब पचा लेता है, लेकिन हम लोग नहीं सकते हैं, ठीक है। इसका कारण यही है कि इसको देखिए ये जो है जटिल होता है, इसीलिए देखिए हम लोग घास या सब्जी डायरेक्ट आके कच्चे नहीं खा जाते हैं, उसको हम लोग पकाते हैं, है ना, तब जाके खाते हैं। तो ये जो है सेलुलोज थोड़ा सा जटिल होता है, ये जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो बकरी, गाय ये सब खाते हैं, ठीक है, जो इसको पचा लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ऊतक। अब जो है एनिमल ऊतक के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एनिमल ऊतक से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है, 30 क्वेश्चन लगभग पूछा जाएंगे, और हम ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से बताने का प्रयास करेंगे। तो ऊतक क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन, ऊतक क्या है, ये डिफिनेशन आपको, तो सबसे पहले ऊतक का डिफिनेशन पता होना चाहिए। ये एक कोशिका का समूह होता है जो समान कार्य करता है। दोस्तों, कोशिका का समूह होता है जो समान कार्य करता है, ठीक है ना, एक ही जैसा फंक्शनल कार्य करता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं या देखते हैं ये डिफिनेशन पे सेटिस्फाई होता है या नहीं, ठीक है। एक नंबर क्या कह रहा है, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने में कार्य भिन्न भिन्न होती है। ना 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 ना, दोनों कार्य भी समान होगा और मूल रूप से देखने में भी समान होंगे, ठीक है। अब ऑप्शन बी देखते हैं, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती हैं। पहले तो भिन्न बोल दिया इसलिए इसको काट देंगे, इसको भी काट देंगे। अब सी और डी ऑप्शन देखेंगे। सी देखिए क्या बोल रहा है, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में भिन्न बोल रहा है, तो हटाओ इसको भी। अब देखो डी, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती है। हमारा ऑप्शन डी सही है, क्योंकि कोशिका का समूह दिखने और कार्य करने में भी सेम होगा, है ना। ये 51 नंबर क्वेश्चन, उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है, जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं, है ना, को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको ऊतक कहा जाता है, क्योंकि बोल ही रहा है यहाँ वो उन कोशिकाओं के समूह, माने एक कोशिका का समूह जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है, जो विशेष कार्य करने के लिए, अब कार्य भी समान हो, उत्पत्ति समान हो, समूह हो, तो दोस्तों उसको ऊतक ही कहेंगे ना। डिफिनेशन तो कोई घुमा फिरा के पूछ लिया है, कोई दिक्कत तो कमेंट डालिएगा। रक्त और हड्डी देश के उदाहरण है। रक्त जो होता है और हड्डी किसके उदाहरण है? संयोजी ऊतक का है, एपिथेलियम ऊतक का है, मेरिस्टेमेटिक ऊतक का है या तंत्रिका ऊतक। देखिए आपको अगर क्वेश्चन थोड़ा धुंधला दिख रहा है तो फुल एचडी कर लीजिए, हालांकि ऑप्शन और क्वेश्चन हम पढ़ के बता ही रहे हैं, ठीक है, इस पर किसी को डाउट ना होना चाहिए। तो रक्त और हड्डी जो होता है, क्योंकि रक्त जो है एक ही प्रकार की चीज़ों से मिलकर बना है और हड्डी भी एक ही प्रकार की चीज़ों से मिलकर बना है, तो ये जो है संयोजी ऊतक का उदाहरण है। ऐसे संयोजी ऊतक का बहुत ही ज़्यादा टाइप है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। रक्त देश प्रकार की ऊतक है, आपको भी बताएं हम, संयोजी ऊतक है।
ये क्वेश्चन देखिए, रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है, ऑप्शन सी इसका। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, घुमा घुमा के पूछेगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। मुंह की परत डेस से बनी होती है। तो इससे पहले आपको जो आप टिश्यू पढ़ रहे हैं, टिश्यू बोले तो ऊतक, तो ऊतक के प्रकार आपको जानना अनिवार्य है। तो ऊतक एक्चुअली जो है 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एपिथेलियम ऊतक है ना, एपिथेलियम ऊतक होता है जिसको हम लोग क्या क्या कहते हैं, सल्की या सल्काव। नहीं, पहले हम एपिथेलियम ऊतक को पहले हम लोग कहते हैं, फिर कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले उपकला जिसको हम लोग एपिथेलियम ऊतक बोलते हैं, है ना। दूसरा संयोजी ऊतक होता है, और तीसरा जो होता है वो पेशी ऊतक होता है जिसको हम लोग मस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, और चौथा जो होता है वो तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू। ये 4 प्रकार का ऊतक होता है, ठीक है। अभी हम लोग 4 प्रकार का ऊतक जान लिए। अभी हम उपकला या जिसको हम लोग एपिथेलियम ऊतक का एक प्रकार बताए थे, उसका ये 4 भाग होता है, ठीक है। क्या क्या होता है जरा सुन लीजिए। घनाकार उपकला ऊतक है ना, उसके बाद होता है स्क्यूमोडिफाइड स्तंभाकार उपकला ऊतक या पपड़ीदार उपकला ऊतक, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्यूमस, ठीक है ना, स्क्यूमस एपिथेलियम। और ऑप्शन डी स्तंभाकार उपकला ऊतक, कोलोमुलर एपिथेलियम। ये सब जो है एपिथेलियम ऊतक यानी कि उपकला का उदाहरण है, मतलब टाइप्स है। अब यहाँ पे पूरा मुंह की परत से डेस से बनी है, तो सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, पपड़ीदार उपकला ऊतक यानी स्क्यूमस एपिथेलियम। ये जो है शरीर के जो है ग्रंथियाँ का निर्माण करती है और ये त्वचा से रिलेटेड है, इसीलिए पपड़ीदार उपकला ऊतक। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये चारों का भी क्वेश्चन आएगा, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको जानना चाहिए। आगे हम लोग समझेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा तो त्वचा है। यहाँ पे ऑप्शन देख के भी आप मान सकते हैं कि सबसे ज़्यादा त्वचा ही हमारे शरीर में है ना। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डेस ऊतक होता है, वसा, तंत्रिका या मसल। अब इनमें से आप क्या मारिएगा, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एडिपोज टिश्यू के बारे में सुने होंगे, जिसको एडिपोज बोला जाता है, एडिपोज यानी वसाई ऊतक। तो दोस्तों, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच एक मोटा सा हम लोग का चर्बी होता है, जिसको वसाई ऊतक बोलते हैं। जो ज़्यादा मोटा होता है उसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऊपर में चमड़ा, ये एक लेयर है बॉडी का, मान लीजिए ऊपर में चमड़ा और नीचे में बॉडी, और बीच में क्या होता है, ये बीच में आपका क्या हो जाएगा बोले तो, ये हो जाएगा वसा। वसा बोले तो चर्बी लोग, तो चर्बी लोग होता है, इसलिए बोल रहा है त्वचा के नीचे और यांत्रिक अंगों के बीच आपका क्या ऊतक रहता है, तो वसाई ऊतक रहता है, जिसको एडिपोज बोलते हैं हम लोग। आई होप आप ये सब समझ रहे होंगे। मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण कौन से हैं? मनुष्य में एक संयोजी ऊतक अब यहाँ पे दिया है, देखिए हड्डी तो देवे किया है, क्योंकि अभी हम लोग हड्डी और रक्त के बारे में पढ़ ही रहे थे, इसलिए हड्डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? इनमें से जो है कौन सा एक संयोजी ऊतक है आपको पहचानना है। तो संयोजी ऊतक फिर हड्डी, वही क्वेश्चन है भाई, इसमें क्या। ये क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर की हड्डियों में कौन सी हड्डी पाए जाते हैं? हमारे शरीर की हड्डियों में कौन सी हड्डी पाई जाती है, ये आपको बताना है। अब हड्डियों में बोला था भाई संयोजी ऊतक, तो ऑप्शन दिया ही है, क्या पढ़ने की जरूरत है इसको, ऑप्शन डायरेक्ट मार देंगे। ये सब आसान आसान क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा जहाँ पे हार्ड क्वेश्चन होगा थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित निम्न में से एक पशु ऊतक नहीं है। अब देखिए दोस्तों, एक पशु ऊतक मतलब हम लोग में बोल रहा है कि एक नहीं है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को कन्फ्यूज कराने के लिए कि मारो भाई क्या मारते हैं, देखते हैं हम भी क्वेश्चन। हालांकि ये क्वेश्चन तो गलत है। क्यों? पेशी ऊतक हमने बताया आपको होता है, आपको हम बताए हैं ऊतक का प्रकार। तो ऊतक का प्रकार तो 4 प्रकार का होता है। क्या होता है? पेशी ऊतक भी होता है, संयोजी ऊतक भी होता है, तंत्रिका ऊतक भी होता है और उपकला ऊतक। ये 4 प्रकार का ऊतक बताया। इसका और ये जो उपकला है इसका भी हमने 4 प्रकार का बताया है ना। 4 प्रकार क्या होता है, इसको SCC याद करते हैं हम लोग, SCC। अब SCC आप लोग सोच रहे हैं क्या है, तो S होता है स्क्यूमस एपिथेलियम, और C होता है कोलमनर एपिथेलियम, और फिर से C होता है आपका क्यूबाइडल एपिथेलियम, और फिर से C से होता है आपका सिलेटेड एपिथेलियम। तो ये जो है इतने प्रकार है, और संयोजी ऊतक का भी बहुत प्रकार है। एडिपोज हो गया, एरियोलल ऊतक, ये सभी जो है प्रकार है। बाकी संयोजी ऊतक का हम बताए नहीं है, यहाँ तक हम जो बताएं आप लोग समझिए, आगे हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मतलब इसमें कोई आंसर ही नहीं होगा, सॉरी, इसमें कोई आंसर नहीं, ये क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है यार, ठीक है। अब ये देखिए,
डेस ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर की बनाता है, आंतरिक अस्तर को बनाता है। आंतरिक अस्तर मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। तो हम बोले स्क्वेमस, क्योंकि जो हमारा चर्बी बोले, हम अपना शरीर का जो ऊपरी भाग जो अपना त्वचा बोल सकते हैं, तो त्वचा का जो मेन काम बनाना का काम करता है वो सरल, जिसको हम लोग स्क्यूमस इपिथेलियम बोलते हैं। स्क्यूमस इपिथेलियम जो है शरीर का निर्माण करता है, त्वचा का निर्माण करता है। तो यहाँ पे मुंह की आंतरिक स्तर को बोल रहा है, स्तर मतलब लेयर, एक चमड़ा का लेयर बोल रहा है, इसीलिए ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, है ना। स्टेरिफाइड स्क्यूमस इपिथेलियम किस में मौजूद होता है, यहाँ पे आपको देखना ऑप्शन, ये क्वेश्चन बहुत ही है, क्योंकि देखिए अभी हम लोग स्क्यूमस के बारे में बताए, है ना। देखिए कुछ एजेप्शंस होते हैं जो कि आपको जानना जरूरी होता है ना, जो उसको फॉलो नहीं करता। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अभी हम क्या बताएं आपको, स्क्यूमस इपिथेलियम इंग्लिश में बोला है, लेकिन हिंदी इसको बोलते हैं सल्की या सल्काव इपिथेलियम ऊतक, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करा दूँ, देखो भाई, कुछ होता है क्वेश्चन, यहाँ पे गुर्दा को छोड़ दो, बाकी श्वसन तंत्र भी आता है, ग्रस नली भी आता है और त्वचा, ये तीनों जो है स्क्वेमस इपिथेलियम के अंदर ही आता है। लेकिन अब इस पे से जो स्ट्रॉन्ग है उसी को मारेंगे। जो मेन काम होता है स्क्वेमस का, मैंने क्या बोला, त्वचा, इसीलिए हम डी मारेंगे त्वचा को। हालांकि अगर त्वचा आपको ऑप्शन नहीं देगा तो श्वसन तंत्र और ग्रास नली भी आता है, क्योंकि एल्वेली जो होता है फुसफुस वायु कोशों में या ब्लड वेसल्स में या फेफड़ों के वायु कोश में हम बोल दें, उस पर भी जो है ये स्क्वेमस इपिथेलियम ऊतक ही का बना होता है ना, जो सिस्टम बना होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो, क्योंकि हमारे शरीर में त्वचा ही सबसे ज़्यादा है, इसीलिए ऑप्शन डी मारेंगे हम, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। डेस ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाओं में मैट्रिक्स संग्रहित होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संयोजी ऊतक। अब देखिए जब आप संयोजी ऊतक का डिफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें जो है मैट्रिक्स पाया जाता है, यानी अंतर कोशिकाएं डिफरेंस अधिक होती है। और ये जो मैट्रिक्स होता है ये किसी भी रूप में हो सकता है, तरल के रूप में, सघन या कठोर अवस्था में, ये किसी भी अवस्था में हो सकता है, जिसको हम लोग मैट्रिक्स का नाम देते हैं एक्चुअली, है ना। अंतर कोशिका पदार्थ जो उपस्थित होता है उसी को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स जो है कई प्रकार का होता है, तरल, सघन या कठोर, है ना। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आप संयोजी ऊतक में आपको मिलेगा। अब ये देखिए डेस एक संयोजी ऊतक है। अब यहाँ पे रक्त, वही वाला क्वेश्चन घुमा दिया है, हटाओ इसको। पेशी ऊतक कितने प्रकार का होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पेशी ऊतक 2 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, 3 प्रकार या 5। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये 3 प्रकार का होता है। और वो 3 प्रकार का होता क्या है मैं आपको बता दूं। एक होता है रेखित, एक होता है रेखित, एक होता है अरेखित और एक होता है हृदय पेशी। और रेखित पेशी को ही हम लोग क्या करते हैं बोले तो ऐच्छिक पेशी, जिसको वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं, है ना, वॉलंटरी। और एक होता है इनवॉलंटरी, यानी कि अनैच्छिक, मतलब जो अपने इच्छा से करते हैं उसको ऐच्छिक, और जिसको मतलब इच्छा ही नहीं है, जैसे छींक आना, ये आपकी इच्छा से नहीं आएगा, ये ऑटोमेटिक आ जाता है, तो ये अनैच्छिक हो गया। तो इस प्रकार 3 आपको बता दिए। एक हृदय पेशी जिसको कार्डियक मसल्स बोलते हैं, एक होता है इनवॉलंटरी और एक होता है वॉलंटरी, जिसको अनैच्छिक या फिर ऐच्छिक बोलते हैं। आरेखित भी बोल सकते हैं या रेखित भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो बोलना चाहिए बोल सकते हैं, लेकिन 3 प्रकार का होता है। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाता है क्या। अब मानव शरीर की सबसे बाह्य परत कहलाती है क्या, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, स्क्लेरा, एंडोस्पर्म या फिर एपिडर्मिस या फिर हाइपोडर्मिस। तो देखिए ऑप्शन सी एपिडर्मिस, क्योंकि त्वचा जो है हमारा ये एक हाथ है, मान लो ये जो है त्वचा हम लोग का 7 लेयर से बना होता है, लेकिन हम लोग को 2 ही लेयर जानना है, ऊपर वाला लेयर को एपिडर्मिस और नीचे वाला को डर्मिस, ऊपर वाला को एपिडर्मिस और नीचे वाला को डर्मिस। तो 7 लेयर हम लोग को नहीं पढ़ना है, 2 ही लेयर काफ़ी है, क्योंकि क्वेश्चन आपका 2 ही लेवल से आएगा, कोई आप एम्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। अब बाहरी हिस्सा मैंने 2 हिस्सा बताया ना भाई आपको। देखिए आपका क्वेश्चन 2 ही हिस्सा से पूछेंगे, ऐसा नहीं कि सभी हिस्सा से आपको पूछेंगे, मैं सभी हिस्सा से। तो देखिए एक है डर्मिस, तो हम मार देंगे, बाहरी हिस्सा बोला है तो एपिडर्मिस मार देंगे। और देखिए ये डर्मिस, ये नीचे वाला डर्मिस, ऊपर वाला एपिडर्मिस, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से एक चीज़ यहाँ पे मैं और एक चीज़ आपको ऐड कर देता हूँ। ये जो एपिडर्मिस होता है ना, जब इसको आप रगड़ के छिलेंगे ना तो ऊपर वाला चमड़ा होता है, ऊपर वाला एक पतला सा लेयर होता है, उसको उखाड़ेंगे तो कोई ब्लड, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि किस लेयर पे ब्लड पाया जाता है, यहाँ पे ऑप्शन देगा एपिडर्मिस या डर्मिस, तो आप
डर्मिस मारिएगा, क्योंकि डर्मिस को अगर आप रगड़ के हटाएंगे तो ब्लड आ जाएगा, क्योंकि ब्लड जो है एपिडर्मिस के अंदर ही बहता है, और सॉरी डर्मिस के अंदर बहता है, लेकिन एपिडर्मिस में कोई ब्लड नहीं आता। ये ऊपर का एक लेयर होता है पतला जैसा, झिल्ली जैसा। निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। अब संयोजी ऊतक नहीं है तो आप बताओ भाई, रक्त एक है संयोजी ऊतक, अस्थि संयोजी ऊतक है, तंत्रिका कोशिका उपास्थि भी संयोजी ऊतक है। तो तंत्रिका कोशिका खुद का एक कोशिका है भाई, ये संयोजी ऊतक का प्रकार नहीं है। उपास्थि, रक्त, अस्थि ये सब संयोजी ऊतक का प्रकार है, लेकिन तंत्रिका कोशिका जो है ये संयोजी ऊतक का प्रकार नहीं है। अब 70 नंबर देखिए, स्क्वेमस इपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के एल्वेलिए और जानवरों के अन्य हिस्सों में भी पाया जाता है, जहां डेस संकुचन और विश्राम होता है। मैंने आपको बताया ना कि स्क्वेमस इपिथेलियम ऊतक जो है कि एल्वेलिए फेफड़ों में भी पाया जाता है, मैंने आपको बताया है कुछ। तो ये अस्थायी होता है, क्योंकि सिकुड़ना विसरण जो होता है, विसरण जब प्रक्रिया होता है एल्वेलिए में, जो वायुकोश में, जिसको हम ब्रोंकाइट्स, ब्रोंकाइट्स, फिर ब्रोंकोइल्स, फिर उसके बाद जो है आपका एल्वेलिए आता है, जो छोटा छोटा ऐसा बहुत हजारों की संख्या में रहता है, जिसमें वायु आता है और वायु उसको फिल्ट्रेशन माने विसरण के द्वारा फिल्ट्रेशन करके फिर उसको CO2 में कन्वर्ट करके बाहर भेज देता है, जब ऑक्सीजन को वो लेता है। ठीक है, यही प्रक्रिया है। तो वो भी जो बना होता है वो स्क्वेमस इपिथेलियम ऊतक का ही बना होता है, और ये अस्थायी रूप से काम करता है। ठीक है, और क्योंकि हम स्क्वेमस इपिथेलियम ऊतक का जो मैंने बोले थे त्वचा है ना, और अस्थायी, इसलिए हम मानेंगे इसको ऑप्शन ए मारेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए किस प्रकार की कोशिका में त्वचा बनी होती है, किस प्रकार की कोशिका में, यहाँ दिया है ऑप्शन, अधिचर्म कोशिका, मृदु ऊतक कोशिका, स्थायी ऊतक कोशिका। तो अधिचर्म आप समझ रहे हो, कोशिका त्वचा बोला तो अधिचर्म हम कोशिका बोल सकते हैं, अधिचर्म अंदर चमड़ा का ही बात कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसके इसमें सही हो जाएगा। डेस ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाती है, डेस ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाती है। अब देखो भाई इसमें कौन है, आपको हम बताएं ग्रंथियां, यानी शरीर का ग्रंथि, बाहरी ग्रंथि, त्वचा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन बनाता है, आपको बोले ना हम, जो एपिथेलियम होगा, एपिथेलियम को हम लोग उपकला बोलते हैं, और उपकला ही जो होता है वह त्वचा का निर्माण करने में मदद करता है। तो ऑप्शन जो है इसका बी सही हो जाएगा कि एपिथेलियम ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाती है। चलो नेक्स्ट देखो, जंतु कोशिकाओं में वृक्क को दोस्तों, वृक्क बोला किडनी को यांत्रिक करने के या समर्थन प्रदान करने के लिए डेस एपिथेलियम उसकी आंतरिक परत निर्माण करता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आयतफतली यानी क्यूबाइडल दिया हुआ है, ऑप्शन बी दिया हुआ है ग्रंथिमय, और ऑप्शन सी दिया हुआ सल्की, ऑप्शन डी दिया हुआ स्तंभाकार। तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा क्यूबाइडल। जब आप क्यूबाइडल के डिफरेंशन मतलब क्यूबाइडल में जो है कुछ होता ही है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्यूबाइडल में जो कुछ एग्जांपल आता है, जैसे कि सिलिवरी एंड लार ग्रंथिया, सिलिवरी ग्लैंड्स, स्वेद ग्रंथिया यानी स्वीट ग्लैंड्स, और वृक्क नलिकाएँ, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूरिनिफेरस ट्यूबुलर्स। तो ये सब जो है ये काम है क्यूबाइडल ऊतक का। ठीक है ना, ये क्यूबाइडल ऊतक के कारण वो बनता है। ठीक है, तो ये जो क्यूबाइडल ऊतक का ही ये वृक्क वगैरह ये सब को जो है ये नियंत्रण करता है और यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है, थ्योरी क्लास लेते तो आप लोगों का मज़ा आता है, क्योंकि थ्योरी क्लास में बहुत अच्छा होता है, चीज़ों को समझा के, क्योंकि आप लोगों के पास उतना टाइम नहीं है। थ्योरी क्लास देंगे तो आप लोग भी नहीं जाएगा, 10 लड़का 15 लड़का देखेंगे, क्या मज़ा आएगा। कम से कम लाइव क्लास में कम से कम 20-25 लड़का होगा तो मज़ा आ जाएगा, है ना। तो डेस ऊतक के प्रकार ग्रंथि बनाते हैं, वही क्वेश्चन है क्या, घुमा दिया है। अच्छा ये बी है, ये सेम क्वेश्चन था। हिस्टामिन श्रावण कोशिकाएं डेस में पाई जाती है, हिस्टामिन का बात बता रहा है। तो दोस्तों हिस्टामिन एरियोलर ऊतक का ही एक प्रकार से बनता है, और हिस्टामिन का जो काम होता है आपको मैं बता ही देता हूँ। हिस्टामिन जो होता है वो रुधिर को जो है क्या करता है, रुधिर को फैलाने का काम करता है हिस्टामिन, है ना। और हिपरिन जो है आपको पता है, हिपरिन रुधिर को जो है एंटीकोगुलेट का काम यानी कि जमने से रोकता है, बोले तो उसको मैंने बहाने में मदद करता है ना। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। संयोजी ऊतक का ही ये जो है प्रकार है, मैंने हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएँ संयोजी ऊतक में ही पाई जाता है। ठीक है, क्योंकि एरियोलर ऊतक भी तो संयोजी ऊतक का ही प्रकार है ना, इसीलिए। देखो एरियोलर ऊतक से क्वेश्चन आ गया, क्योंकि धीरे धीरे सीक्वेंस में हम लोग जा रहे हैं, इसलिए सीक्वेंस में क्वेश्चन भी आ रहे हैं। एरियोलर ऊतक डेस के बीच एक पूरक यानी कि फिलर टिश्यू का काम करता है। तो त्वचा, मांसपेशी, त्वचा, हड्डी, रक्त और त्वचा, हड्डी और मांसपेशी। दोस्तों त्वचा और मांसपेशियाँ, ये जो एरियोलर ऊतक होता है वो त्वचा और मांसपेशियों में
भूमिका निभाती है, काम निभाती है, बीच वाला है ना, फिलर के रूप में काम निभाती है। ठीक है। 77 निम्न में से लाल संवहनी संयोजी ऊतक डेस है, प्लाज्मा है, रुधिर है, श्वेत रुधिर कणिका, लाल रुधिर कणिका है। कार्पल्स का तो रुधिर हो जाएगा, क्योंकि रुधिरी जो है लाल संवहनी संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, डेस ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करता है। संयोजी ऊतक नहीं, आप देखिए, नहीं संयोजी ऊतक तो वो लिक्विड में होता है, यहाँ ग्रंथिया की बात कर रहा है, तो ग्रंथिया यहाँ पर वो एपिथेलियम, अच्छा एपिथेलियम को ही वाहिका बोलता है। ऑप्शन बी दिया है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही है। वाहिका है, क्या नाम है, एपिथेलियम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। और एक क्वेश्चन है, हाँ ये देखिए, अब जो है हम लोग कल पादप कोशिका के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आज जो बताएं क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।